स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक स्टेप आगे जाएंगे। आई होप सो कि आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन वुड बी, हाउ वी विल रन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, as well as there was a issue what language should be the national language of Pakistan, how we will run our system of government through Islamic principles, or we will add some ideas and principles from Western democracy. सो उस सब को जो सब इश्यूज आ रहे थे उन सब को जो एक तरीके से हमने रिजॉल्व किया। जो पहला स्टेप था वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सी थी, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ फ्रेमवर्क था कि इस फ्रेमवर्क के अंदर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उस वक्त लियाकत अली खान जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात है 1949 की। उसके बाद उन्होंने कोशिशें कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए। बेसिक कमेटी की पहली रिपोर्ट आती है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी जिसका ये थी कि हम प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस कराएं और हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं उसको कंटिन्यू कर सकें। तो जो हमारी पहली रिपोर्ट इस हवाले से हमें सामने नज़र आती है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसको फर्स्ट रिपोर्ट कहते हैं, और ये 24 मेंबर्स ने मिलकर बनाई थी, पे मबनी थी। इसने जो मुख्तलिफ चीज़ें थी जो डिस्कस की थी वो थी कि फेडरल सिस्टम कैसा होगा, प्रोविजंस को यानी प्रोविंसेस को कौन कौन सी पावर दी जाएंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो जुडिशरी करेगी, और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम जिन पे काम करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के ज़रिए और लोगों को देंगे। तो इसके साथ साथ एक तालीमात इस्लामिया कि हम इस्लाम की तालीमात को किस तरह से फ़रोग देंगे, ये एक बड़ा बेसिक मैटर था जो कि डिस्कशन एबल था, जिसको इस सब कमेटी के लोगों ने मिलकर बैठ के डिस्कस करना था। सो हम देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट आती है बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की। जी, ये जो बेसिक कमेटी की जो रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की थी उसको तो डायरेक्ट ऑप्ट किया कि जी ऐसे ही चलेगी और इसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे जिसको हम ऑप्ट करेंगे। दूसरा जो इन्होंने बात की इस बेसिक कमेटी की जो पहली रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने कहा गया कि जो लेजिस्लेचर है जो पाकिस्तान की, जिसको हम कह सकते हैं कौमी पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो पार्लियामेंट है, या हम कह सकते हैं कानून साज अदारे। तो ये दो हाउसेस पे मबनी होंगे, ठीक है, यानी कि दो हाउसेस होंगे इसके। एक होगा अपर हाउस जिसको हाउस ऑफ यूनिट्स कहा जाएगा, और दूसरा होगा लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाएगा। हाउस ऑफ यूनिट से मुराद जितने प्रोविंसेस हैं वो सारे मिलकर इस पर काम करेंगे, और वो होगा हाउस ऑफ यूनिट्स अपर हाउस, ठीक है। दूसरा होगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें लोगों की नुमाइंदगी होगी। और ये जो दोनों कानून साज ऐवान है, अपर हाउस और लोअर हाउस, इसको जो इलेक्ट किया जाएगा उसके अंदर बेसिक पॉपुलेशन की बुनियाद पे किया जाएगा, और हम ये देखेंगे कि लोगों को इक्वल पावर्स मिलें, यानी कि लोग सारे सूबों के लोग मुकम्मल तौर पे एक जैसी पावर्स को इंजॉय कर सकेंगे। तीसरी बात जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई वो ये था कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो जॉइंट सेशंस की से इलेक्शन होगा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के जो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे वो हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट करेंगे और फॉर 5 इयर्स करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि ऐसी कोशिश की जाए कि इमरजेंसीज ऑप्ट ना करनी पड़े, और अगर ऐसा हो तो वो प्रेसिडेंट जो है वो इख्तियार रखता होगा कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी इम्पोज कर सके। प्रेसिडेंट हो सकता है कि वो मुसलमान और हो सकता है नॉन मुस्लिम भी हो। इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि एक इस्लामी रियासत थी, यहाँ पे नॉन मुस्लिम का हेड ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से बेसिक कमेटी की रिपोर्ट को काफ़ी क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। इसके बाद इसमें ये भी डिसाइड किया गया कि जो पार्लियामेंट है उसको इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा
वो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट हो सकेगी, वो जवाब दे होगा लोगों के आगे। और अगर वो अपनी वो कैबिनेट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होगी तो एब्रोगेट कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसी तरह से भी। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होगी दोनों हाउसेस के लिए, यानी कि कैबिनेट का को जवाबदेह होना पड़ेगा, अपर हाउस को भी और लोअर हाउस के भी। लेकिन यहाँ पे इस बेसिक कमेटी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सकी कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, जो एक बड़ा क्रिटिकल इशू था और अभी तक डिस्कशन था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेसिक कमेटी की जो पहली रिपोर्ट थी, जब ये आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। ये 1951 के इब्तिदा में आती है और यहाँ हम देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमारे पास एक बड़ा सूबा था पाकिस्तान का, सूबा बंगाल, या जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, और वेस्ट पाकिस्तान में हमारे पास 4 सूबे थे। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से देखा गया। सबसे पहला ज़्यादा क्रिटिसिज्म था वो रिलीजियस बॉडीज़ का था। उन्होंने कहा कि जी इस्लाम के हवाले से इसमें कोई काम नहीं किया गया, मासवा इसके कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऑप्ट कर लिया गया है। दूसरा ये कहा गया कि मेजॉरिटी को डिनाई किया गया, नेशनल लैंग्वेज कोई इम्पोज नहीं की गई, और हमने ये नहीं देखा कि इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, लोग किस तरह से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग मेजॉरिटी के अंदर हैं, वो एक बड़ा सूबा है, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे। उर्दू ज़ुबान क्या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या इंग्लिश होगी। तो और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो नंबर पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसमें ह्यूज नंबर्स में थे। तो इट सीम्स दैट कि जो पाकिस्तान है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बंगाली होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन क्योंकि उर्दू दूसरी तरफ एक ऐसा स्टांस था जिस पे हम ये कहते हैं कि उर्दू हमारी बुनियाद थी, तो उर्दू को उर्दू नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखने में आया रिपोर्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि सेकंड कमेटी की रिपोर्ट जो आती है, इससे पहले ही लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में उनका मर्डर कर दिया गया, और उनके मर्डर के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट वेकेंट हुई। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, वो अपने ओहदे को छोड़ के पाकिस्तान के पहले दूसरे वजीर आजम की पोस्ट पे आ गए। उन्हें लग रहा था कि गवर्नर जनरल के पास इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। वो इवन ईस्ट पाकिस्तान से थे, लेकिन वो एक सादा से इंसान थे। बहरहाल वो गवर्नर जनरल की बजाय वजीर आजम बन गए और पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बना दिए गए। सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम। जी, तीसरे गवर्नर जनरल जो थे वो बना दिए गए, गुलाम मोहम्मद को बना दिया गया। ठीक है। मीनवाइल कमेटी जो है अपनी सेकंड रिपोर्ट सबमिट कराती है, और इसमें वो जो बात पहली कमेटी के अंदर नहीं डिसाइड की जा सकी थी रिपोर्ट के अंदर, वो यहाँ पे डिसाइड हो रहती है कि हेड ऑफ स्टेट शुड बी मुस्लिम, कि वो मुसलमान ही होगा, कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकेगा। दोनों विंग्स को, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। अपर हाउस के अंदर 60 और लोअर हाउस के अंदर, अपर हाउस के अंदर 60 सीट्स होंगी दोनों विंग्स, यानी ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की, और जबकि लोअर हाउस के अंदर दोनों की 2-200 होगी। ज़्यादातर पावर्स जो थी वो लोअर हाउस को दे दी गई थी। और इसके अलावा ये कहा गया कि हम इस्लाम के मुताबिक सारे कानून को, जो लॉ है पाकिस्तान का, उसको ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई वायलेंस ना हो। इसके अलावा एक ऐसी कमेटी कायम कर दी गई जो जिसका काम ये था, जो सारे इस्लामिक लॉज को मुतय्यन करेगी इस्लाम के मुताबिक। तो इसके लिए 5 मेंबर्स पे मबनी एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बना दिया गया। नेशनल लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका हुआ था कायद आज़म की डेथ के बाद भी, फिर लियाकत अली खान की शहादत के बाद। तो इस पर ये कमेटी कोई कंसेंसस नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और ये देखा जाता है कि फिर वही बात वहीं की वहीं रह जाती है कि दोनों को इक्वलिटी दे दी गई है। तो कौन सा हाउस अपर होगा समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये है कि हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको ज़्यादा फेवर मिल रही है अपर हाउस के अंदर, क्योंकि उसके पास जो 4 सूबे हैं उसकी इक्वल की बुनियाद पर जब वहाँ पर आएंगे सारे के सारे सूबे, तो वो अपर हैंड हो जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेट होगा। क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमें आगे की तरफ चलने की बात है वो हमें नज़र आती है कि
इस क्रिटिसिज्म के बाद चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और हमें प्रोसेस जो है वो मुश्किल में नज़र आ रहा है। लैंग्वेज का इशू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उर्दू और बंगाली की रिपोर्ट जो है वो थर्ड कमेटी के अंदर भी डिसाइड नहीं हो सका है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि डिनाई की जा रही हैं। पांचों यूनिट्स को इक्वल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ईस्ट विंग जो है वो मुतासिर हो रहा है इन सब चीज़ों के अंदर। और इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर काम शुरू हो गया, वो डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिश की गई है थर्ड। और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राइसिस है वो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक सूरत हाल स्टेबल नहीं हो सकी है। गुलाम मोहम्मद जो हैं उन्होंने हुकूमत ख़त्म कर दी है ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की, और उसकी जगह बोगरा साहब को बनाया है। और बोगरा साहब जो है वो एक और एक्ट के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मज़ीद अमेंड करके गुलाम मोहम्मद की पावर्स को रिड्यूस करना चाह रहे थे गवर्नर जनरल की, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था वो इंटरफेयर कर रहा था गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा है उसके अंदर, और कुछ प्रेशराइज कर रहा था। और ये वो गवर्नर जनरल नहीं है जितने कि डेडिकेटेड और जितने ऑनेस्ट मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनके पास बहुत सारी पावर्स थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उन्हें मिली थी, लेकिन अब उन पावर्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत थी। तो मोहम्मद अली बोगरा को जब ये काम कर रहे हैं तो इस दौरान गुलाम मोहम्मद को इसके बारे में पता चल जाता है और वो फिर बोगरा साहब की हुकूमत भी ख़त्म कर जाते हैं। और अब एक नया चैलेंज होता है कि नहीं, ये चैलेंज खैर वहाँ पर जाता है, कोर्ट में लेके जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि कोर्ट जो है इसको गुलाम मोहम्मद के हक में फैसला कर देती है और कहती है कि असम्बलियाँ अपना काम करती रहें, और जबकि हुकूमतों की बदलने और मुसलसल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद ऐसा हुआ कि बोगरा साहब भी कोशिश कर रहे थे जो कि किसी न किसी तरह से चारों प्रोविंसेस को एक प्रोविंस बना दी जाए और उसको वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाए। बिल्कुल इसी तरह से 5 अक्टूबर 1955 को मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद ने एक ऑर्डर पास किया जिसके ज़रिए चौधरी मोहम्मद अली और बोगरा साहब का जो फॉर्मूला था उसको ऑप्ट करते हुए वन यूनिट पॉलिसी बनाई गई। इसके अंदर ये कहा गया कि जो पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान होंगे, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्ट पाकिस्तान होगा। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक यानी वन यूनिट पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 सूबे होंगे। एक सूबा ईस्ट पाकिस्तान कहलाएगा और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान कहलाएगा। ये फॉर्मूला था जिससे लग रहा था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस है वो तेज़ी से रिजॉल्व हो सकेगा। चौधरी मोहम्मद अली की सरबराही में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 9 जनवरी 1956 को इम्पोज होता है, पेश किया जाता है असम्बली में, प्रेजेंट किया जाता है, और ये पाकिस्तान की सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है जिसके अंदर ये पेश किया गया, और 23 जनवरी को ये इम्पोज हो गया, जबकि 29 जनवरी को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये मंजूर हुआ असम्बली से, और इसको 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इम्पोज कर दिया गया। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के 234 आर्टिकल्स थे जिसमें 6 स्केड्यूल्स थे, और इसमें जो नेम्स का डिक्लेयर हुए जिसकी क्लॉजेस थी वो ये थी, इट डिक्लेयर द नेम ऑफ द कंट्री वुड बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. There was clear impact of the Government of India 1935 and the interim constitution. It worked for 23rd March to 7 October 1958. We will discuss when it was abrogated. Even though मैं यहाँ पे फिर भी बता रही हूँ कि 7 अक्टूबर 1958 को ये ख़त्म हो गई, बस तकरीबन 1-1.5 साल ही काम कर सका। उसकी क्या वजूहत थी और क्यों एब्रोगेट हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट 3 यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हो रहा था, वो था कि हम किस तरह से पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म का होगा, कैसी असेंबली होगी, कैसी फॉर्मेशन होगी। तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली बुनियाद जो चीज़ सेटल्ड की गई वो ये थी कि पाकिस्तान जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के ज़रिए काम करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक पार्लियामेंट है जो कि अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देगी और पार्लियामेंट्री हुकूमत इसके अंदर होगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री हुकूमत से मुराद क्या है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि आपके यहाँ एक ऐसी बॉडी होगी जो कि प्राइम मिनिस्टर पर मुश्तमिल होगी और उसकी अपनी कैबिनेट होगी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो है
वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। ये क्या होगा, ये होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जबकि जो प्रेसिडेंट होगा वो जो है वो हेड ऑफ स्टेट होगा। यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान स्टेट का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होगा। ये दो अहदों में तकसीम किए जाने को पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत कहते हैं। और इसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर्स होती हैं कि बैलेंस ऑफ पावर्स के तरीके को ऑप्ट किया जाता है। बहरहाल इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो एग्जेक्टिव इंतज़ामी पॉलिसी है वो प्रेसिडेंट के पास होगी एंड हु विल एक्सरसाइज दिस executive powers on the advice of prime minister except in the matter he had discretions. President had ceremonial functions and exercised limited powers. The president would be of 45 years of age, Muslims and qualified to be a member of National Assembly. मुसलमान भी होगा और एक ऐसा शख्स होगा जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के काबिल हो। और इसको नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली सब मिलकर जो हैं वो इसको प्रेसिडेंट का इलेक्ट करेंगी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट कुड नॉट रिमूव हिम अनटिल ही वाज श्योर दैट प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। लेकिन वो उसको उस वक्त तक प्रेसिडेंट ख़त्म नहीं कर सकता जब तक उसको ये ना लगे कि जब तक उसको ये फील ना हो कि उसने अपना एतबार खो दिया है, यानी उसने अपनी मेजॉरिटी खो दी है नेशनल असेंबली के अंदर। President would be a sole judge. He could ask Prime Minister to show his support. Cabinet was collectively responsible to National Assembly. Prime Minister was the head of the government, assisted by the cabinet, and उसको कैबिनेट काम करेगी। हमारे यहाँ अभी भी पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के माबैन ताकि पार्ट जो है वो रह सके। हाँ, जो दूसरी क्लॉज थी, जो दूसरा सीलियन फीचर था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस ज़माने में सिर्फ वन हाउस पार्लियामेंट रखी गई, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है उसका एक ही हाउस होगा, नो अपर हाउस नो लोअर हाउस, जस्ट अ सिंगल हाउस, जिसको उन्होंने उस वक्त फेडरल हाउस का नाम दिया या नेशनल असेंबली का नाम दिया। इसके अंदर 300 सीट्स थी, जिसके अंदर 10 वुमेंस की थी। 150 सीट्स दोनों सूबों को दी गई, यानी वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को। डायरेक्ट इलेक्शंस ऑप्ट किया गया, यानी कि आप डायरेक्टली, हम जैसे इस वक्त ऐसा करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हम कौमी असम्बलियों के नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ सूबाई असम्बलियों के नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डायरेक्ट इलेक्शंस इम्पोज किए गए और सारी की सारी पावर्स नेशनल असेंबली को दी गई। प्रेसिडेंट कोई भी बिल जो है उसको साइन करने से पहले वापस भी भेज सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी थी। रिगार्डिंग मॉनेटरी बिल्स, यानी जो बिल हमारे बजट के हवाले से होते हैं, वो उसके लिए सारी पावर्स नेशनल असेंबली के पास थी। सैलरीज जो थी वो फिक्स करना जो काम था वो प्रेसिडेंट का काम था कि वो मुख्तलिफ अहदों पे होने वाले जितने भी जजेस हैं या फेडरल कमीशन हैं उनकी सैलरीज वो फंड करे। और नेशनल असेंबली जो थी वो उस वक्त की इंतज़ामिया, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो था वो पार्लियामेंट। इसके जो नेक्स्ट सेलिंग फीचर थे वो फेडरल सिस्टम था, जो एक बड़ा सवाल था कि क्या पाकिस्तान एक वफाकी हुकूमत होगा या इसके अंदर एक मरकज़ी हुकूमत कायम की जाएगी। तो इसमें ये कहा गया कि हमने 3 लिस्ट बनाई, जिसमें ये कहा गया कि कुछ इख्तियारात आपके वफाक के पास, फेडरल के पास होंगे, जबकि कुछ इख्तियारात सूबों के पास होंगे, और कुछ इख्तियारात ऐसे होंगे जो कन्फ्रेंस होंगे, यानी कि वो सूबों और जो वफाक है उनके दरमियान तकसीम किए जा सकेंगे। और पाकिस्तान के क्योंकि 2 सूबे करार दिए गए, तो इन दोनों सूबों के दरमियान फेडरेशन का जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। जैसे इस वक्त हमारे पास एक वफाकी असम्बली है जो वफाक है इस्लामाबाद के अंदर है, और उसकी जो बाकी इकाइयाँ हैं वो प्रोविंसेस हैं, सिंध सरहद बलोचिस्तान, तो पंजाब वहाँ पे एक्सरसाइज की जाएंगी। प्रोविजनल स्ट्रक्चर जो था, जैसे सूबाई असम्बलियाँ कहते हैं, जैसे सब पंजाब की सूबाई असम्बली है, सिंध की या बाकी चारों सूबों की, तो उस वक्त जो 2 सूबे थे उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये कहा गया कि वहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्ट होंगी प्रोविजनल, और वहाँ पे जो हेड होगा वो वहाँ का गवर्नर होगा,
और जबकि चीफ मिनिस्टर वहाँ का कैबिनेट को लेकर चलेगा, बिल्कुल वही सिस्टम जो कि वफाक के अंदर था, वही सिस्टम प्रोविंसेस के अंदर भी बनाया गया, ठीक है। और रियल पावर्स जो थी वो चीफ मिनिस्टर और इसके कैबिनेट के पास थी, और ये दोनों जो थे ये अपनी अपनी प्रोविजनल असेंबलीज को जवाब देते। और ये क्लॉज 191 के ज़रिए सिक्योरिटी दी गई हमारी इकोनॉमिक लाइफ को, और कि हम किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज नहीं क्रिएट होने देंगे, और प्रोविंसेस के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्लॉज 193 के ज़रिए रिजॉल्व की जाए। इसके बाद जो सेलियन फीचर्स हैं उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो थी, ऑब्वियसली हुकूमत कभी भी उस वक्त तक प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकती जब तक कोर्ट्स अपनी सुप्रीम अथॉरिटी को यूज़ ना करें। और वो क्योंकि कोर्ट्स को ना सिर्फ आवाम को के लिए एक मैंडेटरी होती है और वो जुडिशरी का काम करती है, उनके मसाइल हल करती है, बल्कि प्रोविंस और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स के जो भी इश्यूज होते हैं उनको भी रिजॉल्व करना जुडिशरी के तहत आता है। हाई कोर्ट्स भी बनाई गई जो कि अपने मुख्तलिफ क्लॉजेस के ज़रिए, कानून के ज़रिए मुख्तलिफ जो अपनी प्रोविंसेस है उसके अंदर एक्सरसाइज करेंगी पावर्स को। और कहा गया कि जुडिशरी में किसी किस्म की कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, कोई इंटरफेयरेंस नहीं होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जा सकें। जुडिशरी के पास हुकूमत के जो आपस के मसाइल हैं वो भी हल हो सकेंगे, और जो कि लोगों के राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं शहरियों के, उनको भी सुना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली कोई भी कानून, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट उस वक्त तक काम वर्किंग पोजीशन में आ सकती जब तक वो अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स ना दे। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे वो दिए गए, और वो फंडामेंटल राइट्स की पूरी क्लॉजेज हैं कि हमें बोलने का, चलने फिरने का, आज़ादी से घूमने फिरने का, और अपनी हक़ तहरीर हासिल है, हम प्रॉपर्टी जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं, और तालीम का हक़, ये सारे वो जो थे वो एजुकेशन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स थे कि जिसके मुताबिक पूरी स्टेट्स की पॉलिसीज़ और वैसे कानून जो कि शायद इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस नहीं किए जा सके, वो हम उसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। और उसके अंदर उनको किन बुनियादों पे डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और इस्लामिक प्रैक्टिस है, जिसके ज़रिए हम करेंगे। इस्लामिक वेक्टर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इसके कुछ इस्लामिक फीचर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो कि लाजमी होने चाहिए थे, जिस पे हमेशा से बहस होती रही। और मैं ये समझती हूँ कि इवन 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या 62 का या 73 का, हम अभी तक पूरी तरह से इस्लामिक जो फीचर्स हैं वो इम्पोज नहीं कर सके हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि फ़िलहाल 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें नज़र आते हैं कि एक तो मुल्क जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। करारदाद मकासद जो है वो इसके प्रम्बल का हिस्सा है। लोगों को इस्लाम ही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। कोई भी शख्स, कोई भी लॉ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगा, इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ नहीं होगा। अभी भी जो लॉ हैं जो कि अभी इस्लाम के मुताबिक नहीं पूरी तरह से इम्पोज किए जा सके, उनको इसके अंदर लाने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए कमीशन बनाया गया। इसके अलावा इस्लाम जो हमारी नेशनल असम्बली है वो डिसाइड करेगी कि जुडिशरी को किस तरह से इस्लामिक लॉ के अंदर लाना है। और इवन दो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लाम को वाज नॉट डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन, लेकिन बहरहाल फिर भी एक इस्लामिक रिपब्लिक ही के तौर पे काम करने के लिए कहा गया इस कानून के अंदर। और इसके रूट्स जो हैं वो इस्लामिक रूट्स को ऑप्ट करेंगे। ये थे वो सेलियन फीचर्स जो कि अपनाए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसमें क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑप्ट किया गया तो सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने, और ये जो थे ज़्यादा अर्सा खैर ये सदर नहीं रह सके। इनके बाद अयूब खान, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, तो इनको सदारत से जो है हटा दिया गया था। उसके जाए, और हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो चौधरी इस्कंदर मिर्ज़ा जो है, सॉरी गुलाम मोहम्मद ने जो नया वज़ीर आज़म बनाया वो थे मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली जब हुकूमत में आते हैं तो वो इस हुकूमत के अंदर आके अपने काम करते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हुकूमत को एक ख़ास रास्ते पे लेके जाया जाए, कानून साजी में तेज़ी से काम किया जाए। और
इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो पिछले 2-3 गवर्नमेंट्स ख़त्म हुई हैं, वो ऐसे लगता है कि सारे पपेट प्राइम मिनिस्टर्स थे जो कि गुलाम मोहम्मद के हुकूमत में काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखनी पड़ती है इस सारे पीरियड के अंदर। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 1949 में अपना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका है और वो एक जमहूरिया अपने आप को एक सेकुलर स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ हम अभी तक पॉलिटिकल टसरबाजी के अंदर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा, हम विंग्स को इक्वलिटी दे नहीं पा रहे हैं। लैंग्वेज का इशू जू का जू है। इस्लाम के कानून जो कि बड़े सादा और सिंपल से थे, जिनको सिर्फ हमने प्रैक्टिकली लिखना और इम्पोज करना था, उसके हवाले से हमारे यहाँ उलमा के दरमियान कंसेंसस नहीं हो पाता। तो इस सारे अरसे में सूरत हाल कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और शायद आपने जैसे पहले भी पढ़ा होगा, तो ये इतना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नज़र आता। बहरहाल ये हमारी उस वक्त की ज़रूरियात को पूरा कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी और बहुत सारी और क्राइसिस हमें नज़र आ रहे थे, तो हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सका और 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इंटरविजन की और हमारे यहाँ जो है मार्शल लॉ जो है इम्पोज हो जाता है। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ इम्पोज होता है और साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया जाता है और अयूब खान अपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के साथ सामने आते हैं और वो एक अपना निज़ाम देते हैं जिसके तहत फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। बहरहाल हमारी पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे स्याह दौर हैं और जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीकनेसेस है, वो हमारे पहले एतबार से ही शुरू हो जाती हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना को अगर चांस मिलता है तो शायद वो थोड़ा सा अपना किरदार अदा करते हुए हमारा जमहूरी जो आइन है वो बेहतर तरीके से वज़ा कर पाते हैं, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद एक सियासी कशमकश चल पड़ी और हम जो है मुसलसल ये देखते हैं कि इस कशमकश में हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ थे वो स्टिल भी अभी हैं। हमारे यहाँ एथनिसिटी का इशू है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का इशू है। हमारे यहाँ सूबों के मबैन अभी भी पानी का झगड़ा होता है। हम आज तक 2 डैम्स बनाए हैं, उसके बाद हम कोई तीसरा चौथा डैम नहीं बना पा रहे हैं और वही डिवीजन ऑफ वाटर एरियाज़ और हमारी जो प्रोविजनल इशूज़ हैं और प्रोविंसेस के वफाक के साथ जो इख्तिलाफात हैं वो नज़र आते हैं। ज़ुबान का मसला जूं का तू हमारे पास है, हम नेशनल लैंग्वेज उर्दू को कहते हैं लेकिन सारे काम हम अंग्रेज़ी में करते हैं। इंग्लिश को 20 ईयर्स के लिए 1973 में कहा गया था कि जी हम उसको रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद हम उर्दू पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक वो सोल्यूशंस नहीं हो सके। ठीक है, हमारे यहाँ जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं एड्रेसेबल हैं, लेकिन एजुकेशन के हवाले से हम अभी तक कोई स्ट्रेट लाइन्स नहीं बना सके। तो ये वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हमें देखने पड़, हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ का शिकार होते रहे। इंशाल्लाह ये आज का लेक्चर तो अभी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको 1-2 असाइनमेंट्स देना चाह रही हूँ और उन असाइनमेंट्स के साथ मैं रिलेटेड रेफरेंस कुछ आर्टिकल्स भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग उसको पढ़ के असाइनमेंट्स अपनी जो है वो बना सको और हमारे पास कोई एक अच्छी असाइनमेंट्स जो हैं जमा हो सकें और ये पता चल सके कि आप अब तक क्या पढ़ा है और क्या काम कर रहे हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जस्ट राइट सिंपल ईमेल टू मी ऑन माय गिवन आईडी। बहुत आसानी से आप लोग अपना जो है इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हो कि आपने जो भी आपकी इश्यूज़ हैं वो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दो और मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।